हेलो गाइस। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने कुछ सीखने की विधियाँ जानी, जैसे कि करके सीखना, परीक्षण द्वारा सीखना, अनुकरण द्वारा, ये कुछ विधियाँ थी। उसी में आगे हम बढ़ते हैं अगली विधि में। तो अगला विधि है सामूहिक विधियों द्वारा सीखना। सीखने का कार्य व्यक्तिगत व्यक्तिगत अर्थात अकेले और सामूहिक विधियों द्वारा होता है। सिंपल से है कि आप अकेले भी सीख सकते हैं और एक समूह में भी सीख सकते हैं। इन दोनों में सामूहिक विधि को अधिक उपयोगी और प्रभावशाली माना जाता है। जैसे कि आप इस कॉलेज में आ रहे हैं, एक समूह में आप शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं, तो इसी को कहा गया है कि अकेले की अपेक्षा समूह में जो कुछ भी हम अनुभव प्राप्त करते हैं, सीखते हैं, वो ज़्यादा प्रभावशाली होता है। इसके संबंध में कोलसोनिक ने अपना धारणा दिया है। उन्होंने कहा है कि बालक को प्रेरणा प्रदान करने, उसे शैक्षिक लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता देने, अर्थात शिक्षा से संबंधित, जैसे कि आपका शैक्षिक लक्ष्य क्या है, एक टीचर बनना, तो इसमें सहायता प्रदान करने, उसके मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाने। मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाने से क्या तात्पर्य है कि आप जब एक समूह में शिक्षा ग्रहण करते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, तो वहाँ पे विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलते हैं, विभिन्न प्रकार के लोगों के विचारों को सुनते हैं, समझते हैं, अपने विचार को रखते हैं। जो कुछ आपको त्रुटि लगती है, उस विचारों को क्या करते हैं, संशोधन करते हैं। उन विचारों को, जो भी त्रुटियां होती है, उनको दूर करते हैं। जब आप कुछ लोगों के समूह में रहते हैं तो आप विभिन्न प्रकार के विचारों को सुनते हैं, समझते हैं और अपने आप को कुछ न कुछ अनुभव प्राप्त होता है और उन अनुभवों से ही हम सीखते हैं। तो हम जिससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी क्या होता है, विकसित होता है। सामाजिक समायोजन अर्थात आप जिस समूह में रह रहे हैं वो आपके लिए एक समाज है। आप वहीं से एक, जैसे कि परिवार में रहना वो हमारा एक पारिवारिक समाज है, विद्यालय में रहना वो एक विद्यालय का समाज है। अपने जितने भी क्लासमेट्स हैं उनके बीच रहना, उनसे बातचीत करना, जो भी आपकी अपनी व्यक्तिगत समस्या होती हैं, कहीं ना कहीं उस, जब हम अपने क्लासमेट्स के बीच रहते हैं या टीचर के थ्रू कुछ न कुछ हमारी समस्याओं का हल होता रहता है और हम हमेशा सीखते रहते हैं। अगर अकेले रहें तो कहीं ना कहीं इसका इफ़ेक्ट पड़ता है कि हम स्लो हो जाते हैं। हमें समझ नहीं आता है कि हमारी समस्याओं का समाधान कैसे होगा। लेकिन वहीं जब हम किसी समाज में रहते हैं, किसी समूह में रहते हैं, तो हमारी छोटी छोटी समस्याओं का समाधान होता रहता है। तो यही है कि सामाजिक समायोजन को अनुप्राणित करना, अर्थात समाज में घुलने मिलने के लिए आगे की ओर बढ़ने में ये समूह विधि जो है सहायता करता है। उसके व्यवहार में सुधार लाना, अर्थात अगर टीचर को स्टूडेंट में कोई त्रुटि दिखता है या स्टूडेंट को खुद ही लगता है कि हमारे अंदर त्रुटि है, तो उसको सही करता है, या टीचर भी अगर छोटा बालक है तो उसको सही करता है। जैसे आप टीचर बनने जा रहे हैं तो खुद आपके सामने बहुत सारे बच्चे होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, जिनके अंदर कुछ ना कुछ कमियां होंगी, जिनको आप उनके तरीके से कैसे सही करना है बताएंगे। तो ये भी क्या है, आप जब शिक्षा देने जाएंगे तो वो एक सामूहिक विधि है करने। उनमें आत्मनिर्भर सहयोग की भावना, जब हम विभिन्न प्रकार के समूह में रहते हैं तो अपने आप ये सहयोग की भावना विकास हो जाता है। व्यक्तिगत विधियों की तुलना में सामूहिक विधियाँ कहीं अधिक प्रभावशाली होती हैं। इनके कहने का तात्पर्य ये है कि ये जितने भी इन्होंने बताया है, जैसे कि शैक्षिक लक्ष्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक समायोजन, व्यवहार में सुधार, आत्मनिर्भर, सहयोग की भावना, ये सभी व्यक्तिगत विधियों की तुलना में सामूहिक विधियाँ के द्वारा कहीं अधिक इन विशेषताओं को ग्रहण करने में सहायता करता है। क्या? सामूहिक विधि। कुछ सामूहिक विधि हैं जिन्हें कि हम जानते हैं। आते हैं सबसे पहले
वाद विवाद विधि, इस विधि को प्लूटो ने दिया है। वाद विवाद विधि में क्या होता है? वाद विवाद विधि में कोई एक, जैसे कि इसमें बच्चों को सबसे पहले इस विधि को कैसे किया जाता है ये बताते हैं कि सबसे पहले बच्चों को पूछा जाता है कि कौन कौन पार्टिसिपेट लेगा, अर्थात इसमें भाग लेगा, सहभाग लेगा। और इसमें दो पार्ट होते हैं, एक एक टॉपिक होता है, टॉपिक एक होता है, और इस एक टॉपिक के दो पार्ट कर दिए जाते हैं, एक तो सकारात्मक और एक नकारात्मक। अर्थात एक उसका फेवर में बोलेगा और एक उसके फेवर में नहीं बोलेगा। अर्थात जैसे कि फॉर एग्जांपल कि बच्चों के एक टॉपिक दिया गया कि बताइए स्कूल में यूनिफॉर्म क्यों आवश्यक है। तो यूनिफॉर्म अर्थात कि जो ड्रेस लगते हैं बच्चों का, तो वो यूनिफॉर्म क्यों आवश्यक है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो जो एक उसके फेवर में बोलेगा कि वो क्यों आवश्यक है, और दूसरा जो है अनफेवर होगा, जो उसके विपरीत होगा, उसके नकारात्मक पार्ट को बताएगा। तो इस तरह से उनमें विवाद होता है। एक टॉपिक को दे दिया जाता है और एक टॉपिक को एक फेवर में बोलता है और एक फेवर में नहीं बोलता है, और इस तरह से लास्ट में निष्कर्ष निकलता है कि क्या सही है। कि जैसे कि यूनिफॉर्म क्यों आवश्यक है, लास्ट में इसका जो टीचर होते हैं वो उन दोनों के जो भी अपने अपने विचार रखते हैं, जो दोनों एक ये और एक ये दोनों अपने विचार जो रखते हैं, टीचर क्या करता है कि उनके विचारों को नोट डाउन करते जाता है, और लास्ट में उस विचारों को नोट डाउन करने के बाद उन विचारों का संशोधन या अर्थात मूल्यांकन किया जाता है, और मूल्यांकन के द्वारा जो क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन का उत्तर उस विचारों के द्वारा निकाला जाता है। तो इस विधि को वाद विवाद विधि कहते हैं, जिसे कि प्लेटो ने दिया था, प्लूटो या प्लेटो। नेक्स्ट आते हैं वर्कशॉप विधि। वर्कशॉप विधि ये भी फॉर्मल होता है। फॉर्मल मतलब औपचारिक होता है, जिसमें कि एक निश्चित स्थान होता है, एक निश्चित समय होता है, और एक निश्चित विषय भी होता है, टॉपिक भी होता है। और इस जो समय जो टॉपिक दिया जाता है उसमें बच्चों को, चूँकि ये वर्कशॉप अर्थात कि उसमें बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दी जाती है। जो भी टॉपिक दिया जाता है, जो भी विषय दिया जाता है, उस पर प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें कि भाग लेने वाले 4 सदस्य होते हैं। एक तो उसकी अध्यक्षता करने वाले, इसके 4 सहायक होते हैं। पहला हो जाएगा, वर्कशॉप के बारे में बता रहे हैं कि पहला हो जाएगा संचालक, अर्थात जो वर्कशॉप है उसको संचालन करने वाले, कि कैसे वो किस टाइम, किस समय और किस स्थान पर होगा। दूसरा होंगे आयोजक, अर्थात आयोजक ये डिसाइड करेगा कि जो योजना है, जो विषय है वो क्या है। और तीसरा होता है विषय विशेषज्ञ, जो विषय है, जो टॉपिक आयोजक ने निकाला है उस विषय से संबंधित विशेषज्ञ होंगे। और चौथा होगा सहभागी, अर्थात उस जो वर्कशॉप है, जिसे कि कार्यशाला कहते हैं, इसमें भाग लेने वाले विद्यार्थी या सहभागी, जिन्हें कि सहभागी कहते हैं, जो कि ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, सहभागी। ये 4 इसमें सहायक होते हैं। पहला संचालक, जो कि उस कार्यक्रम को संचालित करता है, आयोजक जो कि उसके प्लानिंग बनाता है, और विषयक जो कि वो विषय, एक निश्चित विषय होता है, उस विषय से संबंधित विशेषज्ञ होते हैं। और चौथा जो कि ट्रेनिंग लेने वाले होते हैं, वो सहभागी होते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि इसके 3 चरण होते हैं। पहले चरण में जो टॉपिक होता है
उसका विवरण किया जाता है। जिस भी टॉपिक के बारे में बताना होता है उसका विवरण किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गुरुत्वाकर्षण के बारे में कोई टॉपिक आ गया, तो गुरुत्वाकर्षण क्या होता है उसका पूर्ण विवरण दिया जाएगा, पूर्ण रूप से विवरण दिया जाएगा। ये तो पहला चरण हो गया। इसके 3 चरण होते हैं। पहले चरण में उसका विवरण दिया जाता है, दूसरे चरण में उस समूह में जो विवरण जो टॉपिक दिया जाता है उस समूह में अब प्रशिक्षित किया जाता है। उसको जो है प्रत्यक्ष रूप से एक्सपेरिमेंट करके टीचिंग करके बताया जाता है कि ये है, प्रशिक्षण ट्रेनिंग दिया जाता है। और तृतीय चरण में जो है जब बच्चों को प्रशिक्षण दे दिया जाता है तो तीसरे चरण में फिर उनका मूल्यांकन किया जाता है, अर्थात अब उन्हें करने के लिए कहा जाता है कि वो कितना सीखे हैं। तो तृतीय चरण में जांच किया जाता है कि बच्चों ने कितना सीखा है। तो पहला चरण क्या है, विवरण का चरण, दूसरा समूह में प्रशिक्षण दिया जाता है और तीसरे में जांच किया जाता है कि बच्चे कितना सीखे हैं। और इसकी अवधि क्या होती है, इसकी जो अवधि होती है 10 न्यूनतम 3 दिन और अधिकतम 10 दिन की होती है। अधिकतम जो होती है 10 दिन की होती है। तो इसे हम कहते हैं वर्कशॉप विधि, जिसमें कि एक पर्टिकुलर अर्थात एक विषय पर प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे कि टीचिंग का ही प्रशिक्षण दे दिया जाए, किसी विधि का टीचिंग का प्रशिक्षण दिया जाए तो उससे संबंधित जो है विशेषज्ञ होंगे, जिसमें कि सबसे पहले उस विधि का विवरण दिया जाएगा, फिर उस विधि से ट्रेनिंग दिया जाएगा और फिर तीसरे चरण में उसका जांच किया जाएगा, जिसका कि न्यूनतम 3 दिन का होता है ये वर्कशॉप और अधिकतम 10 दिन का होता है। नेक्स्ट आते हैं सम्मेलन व विचार गोष्ठी। सम्मेलन में क्या होता है, सम्मेलन अर्थात कॉन्फ्रेंस। सम्मेलन में कोई एक विषय होता है जिसपे कि अपने विचार दिए जाते हैं, अपने विचार दिए जाते हैं कि ये किस प्रकार है, क्यों है, कोई एक टॉपिक, इसमें भी कोई एक टॉपिक होता है और उस पर सम्मेलन होता है और उस पर अलग अलग लोग अपने विचारों को रखते हैं। ठीक उसी तरह विचार गोष्ठी में भी होता है। विचार गोष्ठी विधि में भी होता है कि कोई एक टॉपिक रहता है और उसमें भाग लेने वाले जितने भी बच्चे होते हैं अपने अपने विचारों को रखते हैं, तो इसको हम विचार गोष्ठी कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रोजेक्ट विधि, जिसे कि किलपैट्रिक ने दिया है। प्रोजेक्ट विधि बहुत ही सहायक विधि है। ये बहुत ही जो है आधुनिक युग में यूज भी होता है और एक प्रभावशाली विधि आप कह सकते हैं। प्रोजेक्ट विधि में बच्चों का समूह बनाया जाता है और प्रत्येक बच्चों का अलग अलग एक समूह बनाया जाता है और प्रत्येक बच्चे को एक टॉपिक दिया जाता है। प्रत्येक समूह में जो है एक टॉपिक दिया जाता है। जैसे कि अलग अलग समूह बनाए, कुछ समूह बनाए बच्चों का और प्रत्येक समूह में एक टॉपिक दिया और उन बच्चों को ये कहा जाता है कि प्रत्येक समूह अलग अलग जो है, जैसे कि एक समूह है, समूह में 5 बच्चे हैं और एक टॉपिक दे दिया गया। उस समूह को अलग अलग समूह है और उस समूह में 5 बच्चे हैं और एक टॉपिक दे दिया गया, तो ये पांचों बच्चे उस टॉपिक पे अपना अपना जो है जो भी कलेक्ट करना होता है, जो भी लिखना होता है, वो सभी लिख के प्रोजेक्ट बना के लाते हैं। और इसमें ये भी अलाउ होता है कि ये जो पांचों बच्चे हैं एक दूसरे का हेल्प कर सकते हैं और इस तरह से बच्चे अपने कार्य को करके लाते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, पहला नंबर तो इनमें सहयोग की भावना का विकास हुआ।
दूसरा नंबर समूह में कार्य करने का भी विकास हुआ। तो इस तरह से ये सहायक विधि माना जाता है। नेक्स्ट आते हैं डाल्टन विधि। डाल्टन विधि को किसने दिया है? डाल्टन विधि को कुमारी हेलन पार्क हर्स्ट ने दिया है। डाल्टन विधि को कुमारी हेलन पार्क हर्स्ट ने दिया है। हर्स्ट। तो इन्होंने डाल्टन विधि को दिया है। ये भी इसी तरह का विधि होता है। कुछ और भी विधियां हैं जैसे कि ह्यूरिस्टिक विधि है जिसे कि आर्मस्ट्रांग ने दिया है। ये सभी विधियां क्या हैं? दोनों प्रकार के प्रेरकों। इन आधुनिक विधियों में व्यक्तिगत सामूहिक दोनों प्रकार के प्रेरकों का स्थान है। प्रत्येक छात्र अपनी व्यक्तिगत रुचि, ज्ञान और क्षमता के अनुसार स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, जिससे उनका सीखने का सरल कार्य हो जाता है। इसके अतिरिक्त सामूहिक रूप से कार्य करने के कारण इसमें स्पर्धा, सहयोग और सहानुभूति का विकास होता है। इस प्रकार से ये कुछ विधियाँ थी। थैंक यू।